तो यार जीओसी में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और साथ में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। अगर किसी नॉन पोलर बॉन्ड में पोलर बॉन्ड के कारण पोलरिटी इंड्यूस हो जाए या क्रिएट हो जाए तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। कि सर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। और जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव। हेलो बच्चों, मैं नीरज दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यार आज से हम बिल्कुल नया चैप्टर, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी। और जीओसी में टुडेज गोल आज डिस्कस करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट है क्या और जीओसी को हमें पढ़ना कैसे है। तो यार जीओसी में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और साथ में ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। सर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो यार पहले मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाऊंगा, रेजोनेंस पढ़ाऊंगा, मेजोमेरिक इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बेसिस पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बेनायन की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर किसी नॉन पोलर बॉन्ड में पोलर बॉन्ड के कारण पोलरिटी इंड्यूस हो जाए तो उसको कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन लिख लीजिए, इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड due to polar bond is called inductive effect। अगर किसी नॉन पोलर बॉन्ड में पोलर बॉन्ड के कारण पोलरिटी इंड्यूस हो जाए या क्रिएट हो जाए तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। आप कहेंगे सर डिफिनेशन तो लिख ली पर समझ में आया नहीं। तो देखिए, जैसे अगर आप कार्बन कार्बन बॉन्ड लेते हैं तो दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, और अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं तो दोनों की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सेम होगी। अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं, और जब दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हैं तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड हो गया पोलर। और कार्बन कार्बन में दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं, और अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बॉन्ड हैं तब ये हो जाएगा नॉन पोलर। तो यार कार्बन कार्बन बॉन्ड कैसा है, आप कहेंगे सर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नॉन पोलर। कार्बन क्लोरीन कैसा है, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, एक पर पार्शियल नेगेटिव एक पर पार्शियल पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है। अब देखिए, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन चेन है और इसमें क्लोरीन लगा दिया जाए तो अब क्या हुआ, क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। अगर पार्शियल पॉजिटिव है मतलब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और अगर इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएंगे, तो यहां पर भी थोड़ी सी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो वैसे तो कार्बन कार्बन नॉन पोलर होता है, लेकिन यहां पर दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिसबैलेंस होने के कारण अब ये बॉन्ड भी पोलर हो चुका है। तो अगर नॉन पोलर बॉन्ड में
पोलरिटी इंड्यूस हो जाए तो उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। जैसे कार्बन कार्बन वैसे तो नॉन पोलर होता है, लेकिन यहां पर पोलर हो गया, तो इस पोलर बॉन्ड के कारण, कार्बन क्लोरीन पोलर बॉन्ड के कारण ये कार्बन कार्बन नॉन पोलर भी पोलर हो गया, तो इसे कहेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हुआ है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट भी नहीं होता। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट is created due to difference in electronegativity। इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कारण। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट भी नहीं होता। अब इंडक्टिव इफेक्ट में हो क्या रहा है, जो कार्बन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, उनकी पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। जैसे कार्बन क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग होती है। अच्छा, पार्शियल और कंप्लीट शिफ्टिंग क्या है? अगर मान लो कहीं पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाए तो कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव, Cl पर कंप्लीट निगेटिव आएगा। और अगर पार्शियल शिफ्टिंग होती है तो एटम पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व partial shifting of sigma electron या partial shifting of sigma bond electron। अच्छा, कंप्लीट शिफ्टिंग होती तो कंप्लीट चार्जेस आते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग मतलब अभी भी जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड केवल क्लोरीन के ऊपर तरफ मोर शिफ्टेड है। इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल प्रेजेंट इन देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, पूरी तरह से निकल के बाहर नहीं गया है। यहां पर देखो, अगर पूरी तरह से बाहर निकल जाते तो क्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव, कार्बन पे कंप्लीट पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल को छोड़कर जाता नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ड्यूरिंग इंडक्टिव इफेक्ट, in inductive effect electrons are still present in their original orbital। इलेक्ट्रॉन अभी भी अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल में है, अपनी ओरिजिनल ऑर्बिटल को छोड़कर नहीं गया है, केवल एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है, दूसरी तरफ कम है। नोट कीजिए ये पॉइंट्स, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इंडक्टिव इफेक्ट देखिए। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पार्शियल है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पार्शियल है और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कंप्लीट है, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। अगर पार्शियल शिफ्टिंग होती है तो चेंज पार्शियल आएगा, अगर कंप्लीट शिफ्टिंग होती तो चेंज ज्यादा आएगा। और यही रीजन है कि इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट है। और देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट
इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और कैसे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है? इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगी, इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे मान लो ये कार्बन कार्बन चेन है, यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब जितना यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहां पर भी पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और धीरे धीरे ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंडेंट है। जितना इस पर पॉजिटिव आया है, मान लो इस पर 0.10%, 10% नेगेटिव तो 0.1 नेगेटिव, यहां पर 0.1 पॉजिटिव, तो इसका 10% इस पर आएगा 0.01, इसका 10% यहां पर आएगा 0.01, इसका 10% 0.01 यहां पे आएगा। तो डिस्टेंस बढ़ता है, डिस्टेंस बढ़ते साथ साथ क्लोरीन जितना इस कार्बन के खींचेगा उसका 10% ही यहां से खींच पाएगा। तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाएगा और 3 से 4 कार्बन के बाद तो इतना कम हो जाएगा कि इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इज applicable only up to 3 to 4 carbon. After then become negligible. उसके बाद इतना कम हो जाएगा कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये परमानेंट इफेक्ट है। जैसे अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो क्लोरीन हमेशा ही खींचेगा, ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर बाद क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने लगे। तो जो खींचता है वो हमेशा खींचेगा। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हमेशा देगा। अगर एटम जुड़ा है तो इंडक्टिव इफेक्ट जरूर लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं ये वीक है बट परमानेंट इफेक्ट है। वीक है बट परमानेंट इफेक्ट है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया है। ठीक है, हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कितने हो गए थे? 8 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फॉर इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन is taken as रेफरेंस, ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन अगर हम यहां पर हाइड्रोजन हटा के इसमें से कार्बन चेन में से हाइड्रोजन हटा दें और एक ग्रुप जोड़ देते हैं X, हाइड्रोजन हटाया और एक ग्रुप जोड़ दिया X। अब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता और ना ही इलेक्ट्रॉन लेता, पर ये जो X जोड़ा है, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जो भी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में विड्रॉइंग होगा हम कहेंगे ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। हाइड्रोजन तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये हाइड्रोजन कंपैरिजन में विड्रॉइंग है, तो एक्स पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे धीरे धीरे ये पार्शियल पॉजिटिव कम होता गया और 3 से 4 कार्बन के बाद इतना कम हो जाएगा कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अब एक कंडीशन और हो सकती थी कि इस बार
कार्बन चेन से कोई ग्रुप लगाया है Y, और Y इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, Y इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में Y कैसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो जो देगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव और जो लेगा उस पे पार्शियल नेगेटिव। धीरे धीरे ये नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा और 3 से 4 कार्बन के बाद ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में विड्रॉ कर रहा है तो माइनस आई, और अगर कोई ग्रुप ऐसा है जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में डोनेट करता है तो प्लस आई। जो डोनेट करेगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव, जो विड्रॉ करेगा उस पे पार्शियल नेगेटिव। और इस बेसिस पर इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक माइनस आई और एक प्लस आई। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन ग्रुप हो सकते हैं। अगर माइनस आई देखें तो ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे। और प्लस आई वाले अगर देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। और ये वाला कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो लिख सकते हैं हम यहां पे डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चेन, और ये क्या करेगा, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन चेन और रिंग, किसी से भी जोड़ो, रिंग से जोड़ो या चेन से जोड़ो, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। सो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप का हो सकता है, माइनस आई प्लस आई। नोट कीजिए, फिर एक एक करके माइनस आई और प्लस आई को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस ऑफ या ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। देखिए, अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है तो जरूरी नहीं है कि सभी ग्रुप इक्वल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें, कुछ ज्यादा विड्रॉ करते हैं, कुछ कम विड्रॉ करते हैं, और इसकी पूरी एक सीरीज बना लेते हैं, उसको हम कहेंगे सीक्वेंस ऑफ माइनस आई। अब ध्यान से देखिएगा, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसीलिए अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमेशा पक्का है कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास NF3 पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर हमारे पास NR3 पॉजिटिव है ये खींचेगा, NH3 पॉजिटिव है, क्योंकि इन तीनों के पास, या फिर CH2 पॉजिटिव है, इन सभी के पास पॉजिटिव चार्ज है। और अगर इन सभी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये सभी ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो सबसे ज्यादा कौन खींचते हैं, जिनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बस यही सोचता है कि काश कहीं से कुछ इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो सबसे ज्यादा NF3, NR3, NH3 और CH2 पॉजिटिव। इसके बाद वो आएंगे जिनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, जैसे NO2 देखिए, यहां पे ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। NO2 CN नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। CHO ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो अब NO2 CN और CHO ये आएंगे पहले पॉजिटिव वाले, और फिर कौन से आ गए, फिर वो वाले जिनमें पार्शियल पॉजिटिव है। अब इनमें भी अगर नाइट्रोजन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड
तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी इतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा NO2, फिर यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा खींचेगा। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है जो इवन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बिहेवियर उतना ज्यादा। पहले कंप्लीट पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव, इसके बाद देखिए, इसके बाद FClBrI, इनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, FClBrI। इसके बाद आएगा OR यानी ईथर, और फिर OH एल्कोहल। और ये जो आया है ये ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। इसके बाद देखिए, इसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर ये, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ना तो लेता ना तो देता, तो हाइड्रोजन का 0। अब देखिए यहां पे ये वाला है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यहां पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp और sp2 में तो sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, तो ये ज्यादा खींचेगा। अब यहां पे टोटल 6 sp2 वाले कार्बन हैं, और यहां पे टोटल 2 sp2 वाले कार्बन है, तो अगर 6 sp2 कार्बन है तो ज्यादा खींचेंगे। तो ये माइनस आई इफेक्ट का एक करेक्ट सीक्वेंस है, माइनस आई का सीक्वेंस है, कंप्लीट सीक्वेंस है, नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ माइनस आई देख लिया, अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब जरूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो सभी ग्रुप इक्वली इलेक्ट्रॉन दें, कुछ ज्यादा देते हैं और कुछ कम देते हैं। तो अब देखिए ऑर्डर अगर देखें, अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और अगर किसी भी एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए अगर किसी के पास भी नेगेटिव चार्ज है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। इसके अलावा जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं ये एल्काइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। अब देखिए नेगेटिव वाले, जैसे CH2 नेगेटिव चार्ज है प्लस आई देगा, NH नेगेटिव है प्लस आई देगा, O नेगेटिव है प्लस आई देगा, COO नेगेटिव है प्लस आई देगा। ये सभी प्लस आई चार्ज प्लस आई देंगे, सभी इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं। पर यहां पर देखिए, यहां पे ये कार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है लोन पेयर को उतना होल्ड करके रखेगा, उतना तेजी से पकड़ के रखेगा, और जो लोन पेयर को ज्यादा पकड़ के रखेगा उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम। इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर O नेगेटिव, और यहां पे COO नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज दूर है, और अगर कोई दूर से डोनेट करता है तो उसका डोनेटिंग बिहेवियर कम होगा। CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव एंड COO नेगेटिव। अगर डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगे हों तो सबसे ज्यादा टर्सरी ब्यूटाइल,
फिर आइसोप्रोपाइल, फिर इथाइल, फिर मिथाइल, और फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जीरो। ठीक है, तो जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे प्लस आई इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। हाइड्रोजन ये तो ना डोनेट करता ना विड्रॉ करता, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा, प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन का जीरो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो नोट कीजिए प्लस आई इफेक्ट का सीक्वेंस। इनमें भी अगर हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन के आइसोटोप ले लें, जैसे ट्राइटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन, तो जो हैवियर आइसोटोप होंगे उनका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। प्लस आई इफेक्ट, ट्राइटियम हैवियर आइसोटोप है सबसे ज्यादा, फिर ड्यूटीरियम, फिर हाइड्रोजन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो यार इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है इंप्लाइज द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, ये तो गलत है। इंडक्टिव इफेक्ट में तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। इंप्लाइज द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये गलत है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होता है। फिर देखिए इंप्लाइज एटम एबिलिटी टू कॉज बॉन्ड पोलराइजेशन, बिल्कुल सही है। इंडक्टिव इफेक्ट के कारण बॉन्ड में पोलराइजेशन होता है, एंड हेंस करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखिए द इंडक्टिव इफेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, यस पहला ही सही है। दूसरा देखिए इट्स एक्सटेंट इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये गलत है। इंडिकेट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नहीं सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। लोन पेयर नहीं बल्कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। सो करेक्ट आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द माइनस आई इफेक्ट। तो अब देखिए जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी माइनस आई इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा एफ का, फिर ओ आर का और फिर NR2 का, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सबसे कम NR2, देन OR, देन F। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द माइनस आई इफेक्ट। तो कौन सा गलत है। FCl BRI ये बिल्कुल सही है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर OR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये भी सही है। FOR और NR3 पॉजिटिव, ये गलत है, क्योंकि यार NH3 पॉजिटिव में क्लियर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर किसी भी एटम में क्लियर पॉजिटिव चार्ज है तो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, तो इसको यहां पर आना चाहिए था, ये इनकरेक्ट है और इसलिए सही आंसर यही है। OR2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज वाला, फिर न्यूट्रल वाला, और ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो करेक्ट आंसर, तो ये वाला सही है और ये सही है, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, फिर हमें पता चला यार इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के हो सकते हैं, माइनस आई एंड प्लस आई। हमने माइनस आई एंड प्लस आई का ऑर्डर देखा, हमने ये कुछ क्वेश्चन इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस देखते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से हम कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए पहला क्वेश्चन ये होता है कार्बोकेटायन है क्या सर। तो अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो उसको कार्बोकेटायन कहते हैं। जैसे अगर CH2 है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब कार्बोकेटायन पर हम दो कंडीशन ले सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा सकते हैं यानी प्लस आई इफेक्ट, और एक कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन और कार्बोकेटायन पर इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। ठीक है ना। कार्बोकेटायन बनता कैसे है, कहीं पर भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, अगर बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो, हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब इस तरह से बॉन्ड टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएं, कार्बन पर पॉजिटिव आ जाए, Cl पर नेगेटिव, तो ये कार्बोकेटायन है। और अगर कहीं पर बॉन्ड ऐसे टूटे जैसे CH3Li है, बॉन्ड ऐसे टूटे कि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ जाएं, तो अब ये कार्बन का एनायन और Li पॉजिटिव। तो बिल्कुल आसान है यार, अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो कार्बेनायन। अब जरा देखिए, अगर कार्बोकेटायन बना है और इस पर एक ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है ना। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। ठीक है, तो अब देखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब यार एक बड़ी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज कब किसी एटम पर आता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। जैसे अभी अगर देखें तो इस कार्बन के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे मान लो सोडियम पॉजिटिव है, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो सोडियम पॉजिटिव से सोडियम न्यूट्रल बन जाएगा। यानी अगर हम किसी केटायन को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो केटायन का चार्ज कम हो जाता है। अब देखिए, चार्ज कम होने से क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, किसी भी जो आयन की एनर्जी है, वो डिपेंड करती है चार्ज पे। कैसे? एनर्जी Q1 Q2 बाई R, जितना ज्यादा चार्ज होगा आयन पे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, और अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी। स्टेबिलिटी और एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। या हम कह सकते हैं कि चार्ज जितना कम एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन अगर हम किसी भी आयन पर चार्ज बढ़ा दें तो एनर्जी बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ा एनर्जी बढ़ी, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अगर हम किसी आयन को स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें उसकी एनर्जी कम करनी होगी। एनर्जी कैसे कम हो सकती है? चार्ज को कम करके। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब अगर हम सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो अगर आप केटायन, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे चार्ज क्या होगा? ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका चार्ज कम हो जाएगा, और अगर चार्ज कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब खींचने वाला। एक तो यार इसके ऊपर पहले ही पॉजिटिव चार्ज है, अब एक ग्रुप आपने लगा दिया जो -I वाला है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये क्या करेगा? चार्ज को बढ़ा देगा, और जैसे ही चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यार हम सीधे एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि अगर आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +I लगा देना होगा, और अगर स्टेबिलिटी घटानी है तो -I। +I से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, -I से स्टेबिलिटी कम होगी। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो आप डिफरेंट कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं। नोट कीजिए कॉन्सेप्ट, फिर आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कार्बन आयन है, मान लीजिए आपके पास, ध्यान से देखिएगा, कार्बन आयन मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। इस बार इस पर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी +I वाला लगाया,
और एक बार कार्ब एनायन है, इस पर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी -I वाला लगाया। अब कार्ब केटायन है, तो कार्ब एनायन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से उसने और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज बढ़ गया, और अगर चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका चार्ज कम हो जाएगा, और जब चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आसान शब्दों में कहें तो अगर कार्बन आयन की कार्ब एनायन है, उसकी आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो -I से स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +I से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं कार्बोकेटायन और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड। जैसे फर्स्ट देख लेते हैं, कार्बोकेटायन बना लेते हैं। एक है हमारे पास CH3 पॉजिटिव, एक CH3 CH2 पॉजिटिव, एक है आइसोप्रोपाइल और एक है टर्सरी ब्यूटाइल। ये 4 कार्बोकेटायन हैं और इन चारों कार्बोकेटायन की हमें स्टेबिलिटी देखनी है। कैसे देखेंगे? बिल्कुल आसान है। यहां पर CH3 है, यहां पे एक CH3 डोनेटिंग है, यहां पे 2 CH3 डोनेटिंग है +I वाले, यहां पे 3 +I वाले हैं जो कार्बोकेटायन की स्टेबलाइज करेंगे। यह है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यह है 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यह है 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अब अगर इन चारों में देखा जाए, इन चारों में अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4, देन 3, देन 2, देन 1, ये हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। ठीक है भाई, ये यार सिंपल सी बात है यार। इधर 3 डोनेटिंग है, यहां पर 2 डोनेटिंग है, यहां पर एक ही डोनेटिंग और यहां पे तो है ही नहीं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। और एग्जांपल देखिए, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन तीनों में देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो यहां पे देखो एक डोनेटिंग है, यहां पर देखो 1 2 3 डोनेटिंग है, यहां पे सिर्फ 2 ही डोनेटिंग है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसलिए 1 2 और 3 में सबसे ज्यादा स्टेबल 2, फिर 3 और फिर 1। नेक्स्ट देखो, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। अब देखो यहां पे 1 डोनेटिंग है, यहां पे 3 डोनेटिंग है, यहां पे 2 डोनेटिंग है। तो इन तीनों में अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, फिर 3, 1 मिनट, ये 1, ये 2, ये 3, ज्यादा स्टेबल 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। ठीक है, क्यों? यहाँ पे 3 डोनेटिंग है, 3 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए हमारे पास एक है CH3 CH2 पॉजिटिव, एक है CH2
डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव और एक है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। अब देखिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। सिंगल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे, ट्रिपल बॉन्ड पे ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर कहीं पर भी डबल या ट्रिपल पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो ऐसा कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है। यहां पर एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अनसैचुरेटेड कार्बोकेटायन आर हाईली अनस्टेबल। अगर कार्बोकेटायन अनसैचुरेटेड है तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इन तीनों में यार एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों हाईली अनस्टेबल हैं, ये दोनों ही हाईली अनस्टेबल हैं। जब भी डबल या ट्रिपल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेटा भूलना मत इस बात को, ये डबल और ट्रिपल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये वन ऑफ द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे एक CH3 लगा है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक बार यहां पर NO2 लगा है, फिर देखिए पॉजिटिव चार्ज है, NO2 यहां पे लगा है, फिर पॉजिटिव चार्ज है और NO2 यहां पे लगा है। अब यार NO2 माइनस आई वाला ग्रुप है, माइनस आई वाला ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यहां पे दूर से खींच रहा था, यहां पास से खींच रहा था और यहां सबसे पास से खींचेगा। जितना ज्यादा पास होगा इफेक्ट उतना ज्यादा, और माइनस आई वाला कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी घटाएगा। भाई एक तो इसके ऊपर वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है यार, ऊपर से ये और खींच रहा है, चार्ज बढ़ा देगा, स्टेबिलिटी कम। तो इसलिए इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। और देखिए, अगर CH2, अगर हमारे पास कार्बन है ऐसा, ध्यान से देखिएगा जरा, यहां पे ऑक्सीजन लगा है, ये पॉजिटिव, यहां पे 2 ऑक्सीजन लगा है, ये पॉजिटिव, फिर नाइट्रोजन लगा है पॉजिटिव और 2 नाइट्रोजन लगा है पॉजिटिव। इन दोनों में देखिए, अब देखो, चाहे ये ऑक्सीजन हो माइनस आई लगाएगा, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, ज्यादा माइनस आई लगाएगा। यहां पे एक नाइट्रोजन है जो माइनस आई लगाएगा, नाइट्रोजन माइनस आई लगाएगा, और यहां पे 2 नाइट्रोजन माइनस आई लगाएंगे। तो एक बात तो क्लियर है यार, 2 ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन से ज्यादा खींचेगा, 2 नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन ज्यादा खींचेगा। इन चारों में जो सबसे ज्यादा खींच रहा है, भाई खींच ऑक्सीजन भी रहा है, खींच यहां पर भी ऑक्सीजन रहा है, पर यहां एक, यहां पे 2, तो सबसे ज्यादा तो 1 2 3 4 में माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस आई 2 पे लगेगा, सबसे ज्यादा माइनस आई 2 पे लगेगा। और माइनस आई जहां ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी सबसे कम। अब देखो, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे 2 नाइट्रोजन खींच रहे हैं, तो 2 के बाद 4, यहां पे एक ऑक्सीजन और यहां पे एक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा खींचेगा, तो 3 वाला सबसे कम खींच रहा है यार, नाइट्रोजन है, दूर भी लगा है, सबसे कम 3, फिर ये वाला 1, फिर 2 नाइट्रोजन और फिर 2 ऑक्सीजन। तो करेक्ट सीक्वेंस, जहां पे माइनस आई ज्यादा स्टेबिलिटी कम, सबसे ज्यादा माइनस आई सबसे कम स्टेबिलिटी, सबसे कम माइनस आई सबसे ज्यादा स्टेबल। नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये ऑक्सीजन है, इस पर पॉजिटिव लगा है,
एक ऑक्सीजन है, पॉजिटिव यहां लगा है, और ये ऑक्सीजन है, पॉजिटिव यहां लगा है। अब इन तीनों में देखिए, हमें क्या लगता है देखने से कि सर देखो यहां पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन माइनस आई लगा रहा है, यहां दूर लगा रहा है, यहां सबसे दूर से ऑक्सीजन तो माइनस आई लगाता है, यहां सबसे ज्यादा माइनस आई, यहां कम, यहां पे सबसे कम। तो क्या लगता है कि सर अगर ये 1 है, ये 2 है, 3 में माइनस आई सबसे कम है, तो इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल 3, फिर 2, और फिर ये 1, भाई माइनस आई ज्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। तो हमें लगता है कि सीक्वेंस ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है कहानी में। क्या ट्विस्ट है? यहां पे 1 की स्टेबिलिटी 2 और 3 दोनों से ज्यादा हो जाती है। सर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और यहां पर लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है। जब भी लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहां पर एक एक्स्ट्रा इफेक्ट लग जाता है, अल्फा इफेक्ट। ये लग गया अल्फा इफेक्ट। अच्छा, अल्फा इफेक्ट केवल तभी लगता है जब पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर हो। अब अल्फा इफेक्ट से ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई और नहीं है। कार्बोकेटायन को जितनी स्टेबिलिटी अल्फा इफेक्ट से मिलेगी, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसी और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से मिलती ही नहीं है। सर क्या रीजन है कि अल्फा इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि यहां पे अल्फा इफेक्ट के कारण एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनता है, और जब एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनेगा तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और इसलिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्फा इफेक्ट से बढ़कर कोई और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ही नहीं। तो ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। सर क्या यहां पर भी अल्फा इफेक्ट लग सकता है? नहीं, यहां पॉजिटिव केवल में लोन पेयर नहीं, अल्फा इफेक्ट नहीं लगेगा। तो यहां पे नॉर्मल इंडक्टिव के अकॉर्डिंग देखा, यहां माइनस आई ज्यादा, यहां माइनस आई कम, दोनों में अल्फा इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो ज्यादा 3 फिर 2। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर NO2 लगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे CN लगा, फिर पॉजिटिव चार्ज है और इस पे F लगा है, और एक बार पॉजिटिव चार्ज है और इस पर 2 Cl लगे हैं। अब देखिए इन चारों में, वैसे अगर पावर की बात करें, अगर हम केवल पावर की बात करें तो सबसे ज्यादा माइनस आई होता है NO2 का, फिर CN का, फिर F का, फिर F के बाद Cl का। ये माइनस आई की पावर है। सबसे ज्यादा किसका माइनस आई पावरफुल है? NO2 का, फिर CN, फिर F, फिर Cl। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से 1 to 3rd नंबर पर लगे हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज से 3rd नंबर पर लगा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज से पास लगा है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज से पास लगा। आपको याद होगा मैंने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट एक से दूसरे में 10% ही होता है, तो जितना यहां पे NO2 खींचता उसका केवल 10% ही यहां पे खींचेगा, तो ऑलरेडी 10 टाइम्स कम हो गया होगा। यहां पे जितना CN यहां से खींचता उसका 10% ही केवल यहां से खींच रहा होगा। और यही रीजन है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है डिस्टेंस। अगर एक वीक भी है, अगर एक वीक भी है लेकिन वो पास लगा है तो ज्यादा खींचेगा। सबसे ज्यादा मैटर करेगा डिस्टेंस, फिर नंबर, और फिर पावर। DNP, डिस्टेंस, नंबर, पावर, DNP। अब देखो तो एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों ही कम खींचेंगे इन दोनों से, इन दोनों का ही माइनस आई कम होगा। तो अब इन दोनों का माइनस आई कम है, मतलब ये दोनों ज्यादा स्टेबल होंगे। माइनस आई कम हुआ ना, माइनस आई जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। लेकिन इन दोनों में से किसका कम हुआ? चूंकि NO2 पावरफुल ज्यादा है, CN कम पावरफुल है, तो इसलिए 1 और 2 में 2, फिर 1। अब पावरफुल फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा पावर तो -F, ज्यादा माइनस आई तो फ्लोरीन का है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन नंबर इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा,
तो 2 1 3 और 4 सबसे ज्यादा खींच रहा है, सबसे कम स्टेबल। ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का सीक्वेंस। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। अच्छा, केटायन के जस्ट अपोजिट होंगे एनायन। जैसे अगर आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बढ़ाना है ना, तो आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना चाहिए। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास CH3 नेगेटिव है, CH3 CH2 नेगेटिव है, आइसोप्रोपाइल सेम वही आयन ले लेते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, केटायन और एनायन जस्ट अपोजिट होते हैं। जैसे केटायन में 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता था, एनायन में 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 0 डिग्री वाला। भाई यार आसान सी बात है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये CH3 है जो इलेक्ट्रॉन देकर नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। चार्ज बढ़ गया, स्टेबिलिटी कम। यहां तो 2 ऐसे ग्रुप हैं जो चार्ज बढ़ाएंगे, यहां पर 3 ऐसे ग्रुप हैं। जितना ज्यादा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगी, कार्बन की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अगर हमारे पास ये 3 है, एक ये कार्बन आयन है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। यहां पर देखिए एक डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पे 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहां पे 2 ही डोनेटिंग ग्रुप हैं। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ये 1 2 3, सबसे ज्यादा 1, फिर 3, फिर 2। ध्यान रखिएगा, एनायन केटायन के जस्ट अपोजिट। जैसे ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये वाला है। तो अब देखो, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री। एनायन में सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला, फिर सेकंड और थर्ड में थर्ड ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, 4th एग्जांपल। देखिए, अगर नेगेटिव चार्ज डबल और ट्रिपल बॉन्ड पर है, तो ट्रिपल बॉन्ड पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए कैसे, यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पर sp2 है, यहां पर sp है। अगर sp कार्बन sp2 में और sp3 में देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp, फिर sp2, फिर sp3। यहां पे s कैरेक्टर 55, यहां 33.33, यहां 25%। अब s कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। सबसे ज्यादा s कैरेक्टर, यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये हो जाएगा सीक्वेंस। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अब इस बार ऑक्सीजन के बगल में नेगेटिव है। अब देखिए,
नेगेटिव चार्ज के बगल में, पॉजिटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर तो हाईली स्टेबल, लेकिन नेगेटिव चार्ज के बगल में लोन पेयर, तो यहां पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे लोन पेयर रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन कारण ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। यहां माइनस आई ज्यादा लगेगा, यहां माइनस आई कम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2, 3 और 1 हो गया हाईली अनस्टेबल। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये नेगेटिव है, यहां पर NO2 नेगेटिव है, एक बार यहां पर NO2 और नेगेटिव है, एक बार यहां पर NO2। अब देखिए जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगेगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब देखो यहां पे NO2 दूर से लगा रहा है, यहां पास से, अच्छा तीसरा वाला चेंज कर देते हैं, यहां पे NO2 सबसे पास से, तो जितना ज्यादा NO2 माइनस आई वाला पास होगा, जितना ज्यादा पास होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। इसलिए अगर इन तीनों में देखा जाए, सबसे ज्यादा 3, फिर 2, फिर 1, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव, नाइट्रोजन नेगेटिव। अब देखो यहां पर 2 माइनस आई लगा रहे हैं, 1 लगा रहा है, यहां पर भी 2, यहां पर 1। अब माइनस आई जितना ज्यादा स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा। इन चारों में सबसे ज्यादा माइनस आई, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई फर्स्ट में, उसके बाद थर्ड में, फिर सेकेंड में और फोर्थ में। तो जितना ज्यादा माइनस आई स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा, माइनस आई ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। जैसे सेम वैसा ही, एक बार NO2 है नेगेटिव आयन, एक बार Cn है, एक बार नेगेटिव F है और एक बार नेगेटिव और 2 Cl हैं। अब देखो ये दोनों दूर से लगा रहे हैं माइनस आई, दूर से लगाएंगे माइनस आई कम होगा, पास से लगाएंगे माइनस आई ज्यादा होगा। अब एक F है और 2 Cl है, एक बार एक F और 2 Cl, 1 2 3 4। तो अब देखना जरा, एक F के कंपैरिजन में 2 Cl ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा Cl खींचेंगे तो ज्यादा स्टेबिलिटी 4 3, और NO2 और Cn में NO2 का माइनस आई ज्यादा है, इसलिए 4 3 1 2 ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। माइनस आई किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा NO2 का, फिर Cn का, फिर F का, फिर Cl पर। सर फिर F का ज्यादा है तो फिर Cl क्यों खींच रहा है ज्यादा? क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है। फिर सर F और Cl के कंपैरिजन में NO2 और Cn का माइनस आई ज्यादा होता है, फिर ये ज्यादा क्यों स्टेबल है? क्योंकि दूर से खींच रहे हैं। फिर ये दोनों तो पास में लगे हैं, फिर ये 1 वाला क्यों ज्यादा खींच रहा है? क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा है, इसलिए ज्यादा स्टेबल। सो इट्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसके आगे देखिए, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन? यहां पे ये डोनेटिंग है, यहां पे विड्रॉइंग है, यहां पे 2 Cl विड्रॉइंग है, यहां पे 3 Cl विड्रॉइंग है। तो केवल एक ही है जिसमें डोनेटिंग लग रहा है, और इसलिए करेक्ट स्टेबल, जो मोस्ट स्टेबल है, करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट स्टेबल?
यहां पर एक डोनेटिंग है, यहां पे 3 डोनेटिंग है, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, यहां पे 2 डोनेटिंग है 2 डिग्री, यहां पे एक डोनेटिंग है 1 डिग्री, इसलिए करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा सी। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, नेगेटिव आयन ट्रिपल बॉन्ड पर ज्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए जरा इनमें से, यहां पर है सिंगल बॉन्ड पर sp3 पर, यहां पे sp2 पर, यहां पर भी sp2 पर, और यहां पे sp पर। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव आयन है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अगेन sp3 पर, sp पर, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव sp पर, और ये भी सॉरी sp2 पर, sp2 पर, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले पर sp पर नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल, सो करेक्ट आंसर सी। सो कार्बोकेट, पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखा, इंडक्टिव इफेक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन केटायन एनायन की स्टेबिलिटी देखा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो यार पहला क्वेश्चन होता है कि सर एसिड होते क्या हैं? कोई भी कंपाउंड जो H प्रोटॉन दे वो एसिड है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है HA, तो अब अगर ये H प्रोटॉन देगा तो जो भी कंपाउंड प्रोटॉन देता है वो एसिड है। कोई भी एसिड एसिडिक तब होता है जब वो डिसोसिएट होकर के H पॉजिटिव आयन दे। जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। हम लिख सकते हैं यहां पर कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आती है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव से। जितनी ज्यादा H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। फिर एक सवाल उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, कहां पर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा? तो यार बिल्कुल आसान है, H पॉजिटिव तब ज्यादा बनेगा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। रिएक्शन जितनी ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा। अब किसी भी रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की जो टेंडेंसी है वो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता चलती है, और एसिड के केस में उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब देखिए H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA। अब ऑब्वियस सी बात है ना यार, जितना ज्यादा H पॉजिटिव बनेगा उतनी ज्यादा K वैल्यू, या कह सकते हैं कि K वैल्यू जितनी ज्यादा होगी H पॉजिटिव आयन ज्यादा उतना ज्यादा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो आपको देखना चाहिए Ka वैल्यू। Ka वैल्यू जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा। अब K वैल्यू की पूरी एक रेंज होती है। जैसे H, जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव का नेगेटिव लॉग ले लें तो माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव इज PH, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज POH। सिमिलरली अगर हम माइनस लॉग ले लेते हैं Ka का तो इसको कहते हैं pKa। अब देखो pKa और Ka में इनवर्स रिलेशन है, तो Ka जितना ज्यादा होगा pKa उतना ही कम होगा। तो बिल्कुल आसान से ट्रिक है, अगर आपके पास एसिड दिए हो और पूछा जाए कि बताओ ज्यादा एसिडिक कौन सा है, आप कहेंगे सर इनका पीके वैल्यू बता दीजिए, जिसका पीके वैल्यू कम उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने आपको एक कंपाउंड लिया, बताया कि यार हमारे पास है HCOOH फॉर्मिक एसिड, मेरे पास है CH3COOH, ये दो एसिड है। मैंने आपको बता दिया कि यार इसकी पीके वैल्यू 3.74 है, एसिडिक एसिड की वैल्यू 4.74 है। अब बता दीजिए इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान सी बात है, जिसका पीके वैल्यू कम वो ज्यादा एसिडिक, इसकी पीके वैल्यू कम तो ये ज्यादा एसिडिक।
लेकिन फिर एक सवाल अगेन उठता है कि सर फिर क्या हमें हर एसिड का पीके वैल्यू याद रखना होगा? क्या बिना पीके वैल्यू याद रखे हम एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K पीके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम चाहते हैं कि एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो तो ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव सॉल्यूशन में बनने चाहिए। कब ज्यादा H पॉजिटिव सॉल्यूशन में बनेंगे? जब ये H पॉजिटिव A नेगेटिव से कंबाइन ना हो। अगर ये एसिड है तो एसिड से H प्रोटॉन निकलने के बाद जो बनता है वो है कॉन्जुगेट बेस। ये है कॉन्जुगेट बेस। अगर हम चाहते हैं H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो इस कॉन्जुगेट बेस को इस H पॉजिटिव से कंबाइन होने से रोकना होगा। मतलब कॉन्जुगेट बेस की रिएक्टिविटी को कम करना होगा, या ऐसा कहें कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाना होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ये कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा H पॉजिटिव से कंबाइन नहीं होगा, और जब H पॉजिटिव से कंबाइन नहीं होगा तो सॉल्यूशन में ज्यादा H पॉजिटिव रहेगा। ज्यादा H पॉजिटिव तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। फिर अगेन सवाल उठता है कि सर पता कैसे करें कि कहां पर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? तो बिल्कुल आसान है। कॉन्जुगेट बेस यार एक एनायन है भाई, कॉन्जुगेट बेस एनायन है ना। एनायन कैसे स्टेबलाइज होते हैं? आप कहेंगे सर एनायन को स्टेबलाइज करना है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, और डिस्टेबलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दो। मतलब सीधी सी बात यह है कि अगर मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप देख लेना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी -I वाला लगा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और +I में एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए केवल पीके वैल्यू पर डिपेंडेंट है। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो हम चेक कर सकते हैं +I और -I। हम थ्योरेटिकली भी देख सकते हैं। जैसे मैं कुछ और कंपाउंड लेता हूं और अब इनका पीके वैल्यू नहीं बताता और फिर एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगेन हमारे पास 4 एसिड हैं, अब इनकी हमें पीके वैल्यू नहीं पता है। इनमें से हमें किसी की भी पीके वैल्यू नहीं पता, लेकिन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी है। अब देखो यहां पे यार COOH है, यहां पर भी COOH, यहां पर भी COOH, सब में COOH। अब जैसे जैसे +I लगेगा तो +I लगने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। यहां पर हाइड्रोजन है, ना इलेक्ट्रॉन देता ना लेता, CH3 देता है, आइसोप्रोपाइल और ज्यादा देगा, और टर्सरी ब्यूटाइल तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। ये हो जाएगा सीक्वेंस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH2 COOH है, एक है F, एक CH2 COOH, Cl, CH2 COOH, Br और CH2 COOH I। एक बार F लगा है, Cl लगा है, Br लगा है और I लगा है। और FCl Bri इन चारों में देखना है कि सबसे FCl Br लास्ट वाला I है, I। इन चारों में देखना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा। तो यार बिल्कुल ही आसान है, ये F -I लगाएगा, Cl भी -I लगाएगा, Br भी -I और I भी -I। -I जितना ज्यादा होगा, -I ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम।
सबसे ज्यादा माइनस आई एफ में, फिर सीएल में, फिर बीआर में, फिर आई में माइनस आई ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। और देखिए, अगर CH2 ClCOOH है एक, दूसरा है ClCHClCOOH, तीसरा है CCl3COOH, और एक है CH3COOH। अब देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इन चारों में देखो, यहां पर एक है माइनस आई वाला, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, और यहां पर एक भी नहीं। तो जितने ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप, जितने ज्यादा माइनस आई वाले ग्रुप, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। सबसे ज्यादा 3 की, फिर 2 की, फिर 1 की, और फिर 4 की। जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक COOH है, दूसरा COOH, यहां पे Cl लगा है, COOH, यहां पर Cl लगा है, फिर COOH, और लास्ट वाले पर Cl लगा है। अब देखिए, यहां पे कुछ भी नहीं लगा है, ना डोनेटिंग न विड्रॉइंग, कोई भी नहीं लगा है। यहां पर एक विड्रॉइंग पास से, दूर से, और विड्रॉइंग सबसे दूर। तो माइनस आई वाला ग्रुप जितना ज्यादा पास होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। और इसलिए इन चारों में देखें तो 1, 2, 3, 4 में देखो, सबसे ज्यादा पास लगा है माइनस आई वाला 2, फिर 3, फिर 4, और 1 में तो माइनस आई वाला ग्रुप लगा ही नहीं है। इसलिए करेक्ट सीक्वेंस 2, 3, 4, 1 नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH3OH है, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, इन सभी में अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो देखिए, यहां पे CH3+I लगाएगा, यहां ज्यादा प्लस आई लगाएगा, यहां पे 2 प्लस आई लगेंगे, और यहां पे 3 प्लस आई लगेंगे। प्लस आई जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम। इसलिए सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड देन फोर्थ। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास CH4 है, अमोनिया है, H2O है, और HF है। अब इन चारों के हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है। तो अब यहां पे क्या करें, सभी के आप एनायन बना लीजिए और देख लीजिए किसका एनायन ज्यादा स्टेबल है। जहां पर एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो यहां पर एनायन बना CH3 नेगेटिव, यहां पर बना एनायन NH2 नेगेटिव, यहां पे कौन सा बन रहा है, यहां पे OH नेगेटिव, और यहां पे F नेगेटिव। फिर सवाल उठता है कि सर एनायन की स्टेबिलिटी पता कैसे करेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है यार, एनायन नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल होता है। तो अब देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है। तो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, वहां पर एनायन की स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये हो जाएगा एनायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस, और जो एनायन की स्टेबिलिटी का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस एसिडिक स्ट्रेंथ का भी होगा। चलिए एक और एग्जांपल, जब मैं ये एग्जांपल लेता हूं तो एक एग्जांपल और है HF, HCl, HBr और HI। अब सर इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। फिर आप कहेंगे सर फिर से सभी के एनायन बना लो। यहां पे फर्स्ट में जो एनायन बनेगा F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। अब देखिए आप सब लोगों ने एक कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा, क्या सर, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन ये आधा सच है क्या,
पूरा सच जानना चाहते हैं आप? यस सर, पूरा सच ये है कि ये केवल तभी लगता है जब एटम्स के साइज ऑलमोस्ट सेम हो। जब साइज सिमिलर है तभी आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो एनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर साइज सेम नहीं है, मतलब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे बल्कि साइज देखेंगे। और ध्यान रखिएगा, लार्ज एनायन मोर स्टेबल। ध्यान रखिएगा, लार्ज एनायन मोर स्टेबल। सर कैसे लार्ज एनायन कैसे ज्यादा स्टेबल हो गए? तो देखो यार, अगर तुम्हारे पास फ्लोरीन नेगेटिव है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, उस पर एक नेगेटिव है, और एक बार आयोडीन है, आयोडीन पर एक नेगेटिव, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जबकि यहां पर एक ही नेगेटिव चार्ज ओवर द लार्ज एरिया स्प्रेड हो गया है, तो चार्ज डेंसिटी कम हुई। अब अगर H पॉजिटिव आता है तो किससे जल्दी कंबाइन होगा? जहां पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, इससे जल्दी कंबाइन हो जाएगा, और इससे कंबाइन नहीं हो पाएगा, ये लेस रिएक्टिव हो गया। लेस रिएक्टिव यानी मोर स्टेबल हो गया। और यही रीजन है कि जो लार्ज एनायन है उनमें चार्ज डिस्पर्स हो जाने के कारण उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आई नेगेटिव मोस्ट स्टेबल, और यही रीजन है कि HI, HBr, HCl, HF में HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इनफैक्ट HI की जो पीके वैल्यू है ये -10 है। HI वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन एसिड की कैटेगरी में आता है, स्ट्रांगली एसिडिक होता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, यही नहीं अभी और देखिए, जैसे अगर हमारे पास H2O है और H2S है, या C2H5OH है और C2H5SH है, इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर नेगेटिव चार्ज, सल्फर पर नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए H2S ज्यादा एसिडिक है। एल्कोहल और थायो एल्कोहल में C2H5SH ज्यादा एसिडिक है क्योंकि वहां पर नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और देखिए, और एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास CH3CH3 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बिल्कुल आसान है यार, इनसे तीनों से हाइड्रोजन प्रोटॉन निकालिए। यहां पर CH3CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। जिस पर नेगेटिव आयन जितना ज्यादा स्टेबल, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। नेगेटिव आयन आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर ये, फिर ये, और इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे CH3NO2 है, CH2NO2 होल ट्वाइस है और CHNO2 होल थ्राइस है। इन तीनों में पूछ लिया जाए ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो देखो जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और CH2 नेगेटिव बनेगा तो एक माइनस आई लगाएगा, यहां पर 2 माइनस आई, यहां पर 3 माइनस आई। जितने ज्यादा माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, इसलिए 3, 2, 1 नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कितने एग्जाम्पल हो गए यार? 11 हो गए सर। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास एक H3O पॉजिटिव है और एक H2O है, तो दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? H3O पॉजिटिव की जो पीके वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में आती है। वाटर की पीके वैल्यू
15.7 है। तो एल्कोहल वाटर और हाइड्रोनियम पॉजिटिव में भाई H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देगा, H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा, ये एनायन बनेगा। न्यूट्रल और एनायन में ज्यादा स्टेबल न्यूट्रल होता है। H3O पॉजिटिव H प्रोटॉन देने के बाद न्यूट्रल स्पीसीज बनाता है, ज्यादा स्टेबल, इसलिए H2O और H3O पॉजिटिव में H3O पॉजिटिव ज्यादा एसिडिक है। सिमिलरली अगर आपके पास अमोनियम आयन हो और NH3 पॉजिटिव हो, NH3 पॉजिटिव और अमोनियम, देखो ये H प्रोटॉन निकालेगा, NH3 बनाएगा, ये बनाएगा NH2 नेगेटिव, ये ज्यादा स्टेबल है। तो जो H प्रोटॉन देने के बाद ज्यादा स्टेबल एनायन, ज्यादा स्टेबल स्पीसीज बनाता है, वो ज्यादा एसिडिक, तो NH4 NH3 बनाएगा, और NH3 NH2 पॉजिटिव से ज्यादा स्टेबल है, तो NH4 पॉजिटिव की एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 से ज्यादा। इनफैक्ट अगर आप वैल्यू में देखें तो इसकी पीके वैल्यू 10 है और अमोनिया की पीके वैल्यू 37 है, और जिसकी पीके वैल्यू कम होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। अब यार यहां पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, IIT-JEE में भी पूछा गया है, अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है और बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन में गलती नहीं करना है। दो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। एक ये मॉलिक्यूल है 14 और एक 15। अब देखो ये है A B C, ये है A B C। पहला सवाल ये है कि इन A B C में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो A है ये COOH है, और COOH की जो पीके वैल्यू होती है वो 4 से 5 के रेंज में आती है। NH3 पॉजिटिव की जो पीके वैल्यू है वो 10 के रेंज में आती है। COOH हमेशा ही NH3 पॉजिटिव से ज्यादा एसिडिक होगा। यह बात अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कहीं पर COOH है और कहीं पर NH3 पॉजिटिव है तो ये एकदम फिक्स है कि COOH NH3 पॉजिटिव से तो ज्यादा ही एसिडिक होगा। और अगर मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका हूं तो मुझे पता है कि A B और C में A तो ज्यादा ही एसिडिक है, तो मैं कंपेयर केवल B और C में करूंगा। अब B और C में देखना, ये COOH में ये जो कार्बन है, अगर COOH का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये COOH का स्ट्रक्चर ऐसा है ना। ये कार्बन sp2 वाला है तो ये -I लगाता है। अब इस NH3 पॉजिटिव और इस वाले पर किस पर -I ज्यादा लगाएगा। आप कहेंगे सर COOH B के ज्यादा नजदीक है तो B पर ज्यादा -I लगेगा, और जहां पर -I ज्यादा लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इसलिए A B और C हो जाएगा यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस। यहां पर देखो एक बात तो क्लियर है सर कि A B और C में जो लीस्ट एसिडिक है वो C है। क्यों C, क्यों लास्ट? B लास्ट लीस्ट एसिडिक है भाई। ये दोनों तो COOH है, COOH NH3 पॉजिटिव से तो ज्यादा ही एसिडिक होता है। इसकी पीके वैल्यू 5 के रेंज में, इसकी 10 के रेंज में, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि B हो गया लीस्ट। अब A और C दोनों पर ये वाला NH3 -I लगाएगा। अब आप खुद सोचो A पर ज्यादा लगाएगा या C पर। आप कहोगे सर जिसके ज्यादा नजदीक है उस पर ज्यादा -I, और जहां -I ज्यादा वहां एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो ज्यादा नजदीक किसके है? A के, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी A, फिर C, फिर B। ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं।
नोटेड। चलिए, तो अब जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं इन्हीं पर बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द अरेंज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। तो अब देखना बेटा, ये OH है, ये NH2 है, माइनस आई लगाएगा। यहां पे भी NHCH3 है, इस OH पर माइनस आई लगाएगा लेकिन दूर से, और ये NMe3 लगाएगा, ये पॉजिटिव वाला है जो वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका माइनस आई बहुत स्ट्रॉन्ग है। इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई लगेगा 3 का, और 1 और 2 में 1 वाला पास से खींच रहा है तो सबसे ज्यादा 3 में, फिर 1 में और फिर 2 में। तो करेक्ट आंसर 312 यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग। यहां पे बीच में 2 CH2 लगे हैं और COOH है जो माइनस आई लगा रहा है। यहां पर F माइनस आई लगा रहा है, यहां पर CH3 प्लस आई, और यहां पे NMe3 ये वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्लियर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर किसी पर भी क्लियर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे NMe3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव या NF3 पॉजिटिव या OR2 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, किसी पर भी अगर क्लियर पॉजिटिव चार्ज है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, और इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक यही वाला होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखो यार, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, माइनस आई लगाएगा, ये sp2 वाला है, माइनस आई लगाएगा, और ये प्लस आई लगाएगा। इन तीनों में सबसे ज्यादा माइनस आई इसका है, फिर इसका, फिर इसका, और माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा 1, फिर 2 और फिर 3। तो 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। तो Ka ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। स्मॉलेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी यहां पे हमें वीकेस्ट एसिड ढूंढना है, ठीक है। तो अब देखो यार, ये NO2 माइनस आई लगाएगा, यहां पर भी NO2 माइनस आई लगाएगा, यहां पर Cl माइनस आई लगाएगा, यहां पे Cn माइनस आई लगाएगा। अब देखो, सबसे ज्यादा एसिडिक तो ए वाला होगा क्योंकि पास से माइनस आई लगा रहा है, फिर ये वाला बी वाला क्योंकि दूर से, फिर डी भी दूर से है, और सी वाला क्योंकि इसका माइनस आई तो सबसे कम हो जाएगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है। तो सी वाला लीस्ट एसिडिक, और लीस्ट एसिडिक मतलब मिनिमम डिसोसिएशन कांस्टेंट मिनिमम के ए। सो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK। अब देखो, pKa अगर ज्यादा है, pK मैक्सिमम है, मतलब लीस्ट एसिडिक। डिक्रीजिंग ऑर्डर pK मतलब हमें लीस्ट एसिडिक से मोस्ट एसिडिक पे चलना है। जो मोस्ट एसिडिक होगा उसका pK वैल्यू सबसे कम हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक से मोस्ट एसिडिक। अब देखो, CH4 अमोनिया H2 और HF, तो यहां पे CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव। ये मोस्ट एसिडिक, मोस्ट स्टेबल F नेगेटिव, तो मोस्ट स्टेबल, तो ये मोस्ट स्टेबल, जो मोस्ट स्टेबल है मोस्ट एसिडिक। अगर ये मोस्ट एसिडिक है तो इसका pKa वैल्यू लीस्ट होगा, इसका pKa मैक्सिमम और इसका pKa मिनिमम। तो ए करेक्ट है। इसका pKa मिनिमम, तो ये तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लगाया हुआ है। इसका मोस्ट एसिडिक pKa मिनिमम, इसका मैक्सिमम। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, नोट कीजिए। अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, यहां पे
CS ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, नेगेटिव चार्ज sp पर है। यहां पर देखिए नेगेटिव चार्ज sp3 पर है। बेंजीन नेगेटिव चार्ज sp2 कार्बन पर है और यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। अब देखिए ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। Which of the following acid has smallest dissociation constant? Smallest dissociation constant मतलब मिनिमम एसिडिक पूछा है। यहां पर देखिए F Br इन दोनों में B वाला ज्यादा एसिडिक होगा और इन दोनों में D वाला ज्यादा एसिडिक होगा। यहां पे एक तो इसका -I भी लेस है और दूर भी लगा है तो ये लीस्ट एसिडिक होगा। अगर लीस्ट एसिडिक है तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka मिनिमम होगा। करेक्ट आंसर सी। यहां पर देखिए इन तीनों में ये COOH, ये दोनों NH3। एक बात तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा एसिडिक COOH ही होगा। Y और Z पे -I ज्यादा लगेगा इसलिए XZY यानी करेक्ट आंसर ए। स्मॉलेस्ट लोएस्ट pKa मतलब मोस्ट एसिडिक। तो अब देखो ये +I, यहां भी +I, यहां पे +I ज्यादा, यहां पे हाइड्रोजन बिल्कुल भी +I नहीं लगाएगा। +I लगाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, यहां +I नहीं लगा है तो मोस्ट एसिडिक मतलब लोएस्ट pK वैल्यू। करेक्ट आंसर सी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो CF3COOH -I, ये +I, ये OMe -I, यहां पे 2 +I वाले। अब देखो यहां पे 3 फ्लोरीन है, यहां पे 1 OMe है, 3 फ्लोरीन ज्यादा खींचेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। अब देखो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 2, ये वाला 2, 3, सबसे ज्यादा 3 है, फिर 2, फिर 1 और 4 में 2 डोनेटिंग लगे हैं तो ये सबसे कम। करेक्ट आंसर सी 3214। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू वेरी मच।